जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आप सभी लोग जानते समझते हैं कि एनसीएफ से रिलेटेड जो है हर एक एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम 2005 के अकॉर्डिंग हम 50 क्वेश्चंस यहाँ पे करने जा रहे हैं। और ये 50 प्रश्न जो है आपके 5 नंबर पक्के कर देंगे। जी हाँ, क्योंकि सभी को पता है 5 नंबर के एनसीएफ से प्रश्न आते हैं। और वो चीज़ हम टॉपिक करेंगे जहाँ से प्रश्न बनते हैं, जहाँ से प्रश्न क्रिएट होते हैं। तो किसी प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाएँ, आपसे A to Z बनेगा। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा, फीडबैक कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न था कि किसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने एनसीएफ 2005 तैयार किया है। तो किसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने एनसीएफ 2005 तैयार किया है? प्रोफेसर यशपाल। जी हाँ, तो साथियों, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में विद्वानों ने एनसीएफ 2005 किया था। यह प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न। इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न जो है कि एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ के कब आए हुए विचार था। तो ये मैं बता देता हूँ, शिक्षा बिना बोझ के इस विचार से एक प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा। तो एनसीएफ 2005 में मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ के कब से विचार आया हुआ था? तो 1993 में विचार आया था। कब आया था साथियों? 1993 में। याद रखिएगा, माइंड के मेमोरी में सेव कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में किसको सुधार को सुझाव किया गया है? जिनको पता हो वीडियो पॉज करके कमेंट कर सकते हैं और ध्यानपूर्वक प्रत्येक प्रश्न को अटेंड कीजिएगा। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में किस सुधार को सुझाया गया है? तो एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में आपके सामूहिक कार्य मूल्यांकन को सुझाया गया है, सतत मूल्यांकन को, खुली पुस्तक परीक्षा मूल्यांकन। इन 3 मूल्यांकन को जो आपके एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में सुधार को सुझाया गया है। अगला प्रश्न और भी इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न था कि एनसीएफ 2005 के अनुसार एकीकृत ईवीएस का अर्थ क्या होता है। ये प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछा गया है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार एकीकृत ईवीएस का अर्थ होता है ईवीएस को विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और वास्तविक जीवन की घटनाओं और आयोजन से संबंधित अवधारणाओं के अध्यायों के संयोजन के रूप में पढ़ाने को ही एकीकृत ईवीएस माना गया है। तो एकीकृत ईवीएस से रिलेटेड अवश्य एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, इस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था। तो किस मंत्रालय के पहल पर एनसीएफ 2005 जो एनसीएफ 2005 तैयार किया गया है, कोई एक मंत्रालय था। इस मंत्रालय ने पहल की तब ये जाके तैयार हुआ है। और वह मंत्रालय कौन है? वह मंत्रालय है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पहल के द्वारा ही एनसीएफ 2005 तैयार किया गया। तो ध्यानपूर्वक सभी लोग समझिएगा, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि 5 नंबर पक्का करना है। तो 50 क्वेश्चन आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया गया है? तो एनसीएफ 2005 में आपके ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर इन शिक्षण सूत्रों के अधिक प्रयोग का सुझाव दिया। और अक्सर सभी लोगों को पता शिक्षण सूत्रों से अवश्य प्रश्न आते हैं, तो यहाँ से भी आपका 1 नंबर पक्का हो सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहितार्थ क्या होता है? तो एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में जो निहितार्थ होता है वह होता है ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। और अक्सर पूछा जाता है और पूछा भी गया कई बार। एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या होता है? तो नेशनल करिकुलम 2005 का जो प्रमुख सूत्र होता है बिना भार के अधिगम, अर्थात लर्निंग विदाउट बर्डन। मतलब बिना भार के अधिगम को ही एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र है कि बिना भार के, मतलब भार नहीं होना चाहिए, सीखना तो भार हो, बिना भार के अधिगम किया जाए। एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होती है? यानी एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविन्द्रनाथ टैगोर जी के निबंध से होती है। और वह रविन्द्रनाथ टैगोर जी के निबंध है सभ्यता और प्रगति। जी हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के जो सभ्यता और प्रगति निबंध है, उसी निबंध से जो है आपका एनसीएफ 2005 का प्रारंभ होगा। अगला एनसीएफ 2005 के अध्याय विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण में बताया गया है। क्या बताया गया है? एनसीएफ 2005 के अध्याय विद्यालय एवं कक्षा के वातावरण में यह बताया गया है कि वातावरण के भौतिक मनोवैज्ञानिक आयाम अधिगम को कैसे प्रभावित करते हैं, ये चीज़ें बताई गई। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय परिचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का तरीका क्या होता है?
तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का तरीका दैनिक गतिविधियाँ होती। क्या होती है? दैनिक गतिविधियाँ। अगला, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया है? आप सभी लोग जानते हैं सामाजिक अधिगम राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया है? 2005 में ही बनाया गया है। पिछले हमने बताया था ना, 3 चीज़ें आपको बताई थी। इसलिए कहते हैं प्रत्येक प्रश्न को माइंड की मेमोरी में सेव कीजिए ताकि भूल ना पाएँ। अगला प्रश्न, ये भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। यानी आपकी नियुक्त होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे तो एनसीईएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, एक उत्प्रेरक के रूप में होनी चाहिए। आप बच्चों को उत्प्रेरक कर सकें कि क्यों पढ़ना चाहिए, उनको उत्प्रेरक बनाएं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीईएफ 2005 किस पर बल देती है? तो एनसीईएफ 2005 शांति के लिए शिक्षा पर बल देती है। तो शांति के लिए शिक्षा। अगला, एनसीईएफ 2005 में क्या बताया गया है? सपनों के भारत को धरातल उतारने की युक्ति बताई गई। जी हाँ साथियों, एनसीईएफ 2005 में बताया गया है सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति। अगला प्रश्न साथियों, एनसीईएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया गया है? एनसीईएफ 2005 में जिन शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया गया है वह कहलाता है ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर कहलाता है। ध्यान रखिएगा। अगला, एनसीईएफ 2005 के अनुसार सीखना क्या होता है? भाई सीखना भी जरूरी है ना। तो एनसीईएफ 2005 के अनुसार जो सीखना होता है वह मानसिक विकास, शिल्प कला केंद्र और व्यवसायिक ज्ञान। अगर एग्जाम में व्यवसायिक ज्ञान आए, शिल्प कला केंद्र आए, मानसिक विकास आए तो एनसीईएफ 2005 के अनुसार ये सीखना होगा। क्या जाए कि शिल्प कला केंद्र सीखना किस पर आधारित होगा? आरटी एक्ट 2009 या एनसीईएफ 2005 या कोई और आपका टीएटी परीक्षण कुछ भी दिया जा सकता है। एनसीईएफ 2005 के अनुसार सीखना शिल्प कला केंद्र और मानसिक विकास का सीखना और व्यवसायिक, ये तीनों टॉपिक से पूछा जाए एनसीईएफ 2005 ही करना है। अगला प्रश्न है, एनसीईएफ 2005 में किस परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए गए थे? तो कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो, यह आ सकता है कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो। किसने सुझाव दिया, किस समिति द्वारा सुझाव दिया गया है? तो कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक होनी चाहिए। एनसीईएफ 2005 में सुधार के लिए सुझाव दिया गया था कि कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक रूप में लिया जाए। पाठ्यक्रम का निर्माण की आवश्यकता क्यों होती है? यह भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, क्योंकि आप सभी लोग भली बात ही जानते हैं, आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिका हैं, शिक्षक बंधु हैं। तो पाठ्यक्रम का निर्माण आवश्यक क्यों होता है? पाठ्यक्रम का निर्माण इसलिए आवश्यक होता है ताकि शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। क्या हो सके? शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं उनकी प्राप्ति हो सके। एनसीईएफ 2005 का भाषा फार्मूला है, इससे एक प्रश्न अवश्य आएगा, ध्यान रखिएगा। भाषा के फार्मूला से प्रश्न आता ही आता है। तो त्रिभाषा फार्मूला सभी लोग जानते हैं, एनसीईएफ 2005 में त्रिभाषाई फार्मूला होता है। इसमें प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, तृतीय भाषा कौन कौन से होती है एनसीईएफ में? तो प्रथम भाषा जो होती है हिंदी, जो कि राष्ट्रीय भाषा या राजकीय भाषा होगी। द्वितीय भाषा अंग्रेजी, जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। और तृतीय स्थानीय भाषा होती पंजाबी, संस्कृत, तमिल या कुछ भी आप ले सकते हैं, बुंदेली, अरबी, कुछ भी ले सकते हैं। बघेली भाषा, बुंदेली भाषा, अरबी भाषा, ठीक है, फारसी भाषा। तो प्रथम भाषा होगा वह हिंदी होगा, जो कि राष्ट्रीय भाषा और राजकीय भाषा होगी। दूसरा अंग्रेजी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। और तृतीय भाषा जो कहते हैं घर की भाषा, जिसे हम स्थानीय भाषा कहते हैं, ठीक है। तो इन त्रिभाषी सूत्र आपका आधारित है। अगला, एनसीईएफ 2005 में सुझाव दिया गया है कि सूचना को क्या मानने से बचा जाए। एनसीईएफ 2005 में बताए किसी भी सूचना को क्या मानने से बचा जाए। तो एनसीईएफ 2005 का कहना कि कोई भी जब सूचना होती तो उसको ज्ञान मानने से बचना चाहिए। यानी सूचना ज्ञान नहीं होती, उससे बचना है। कोई सूचना है तो उसको ज्ञान नहीं मान लेना। ये किसके अकॉर्डिंग? एनसीईएफ 2005 के अनुसार। एनसीईएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियाँ क्यों महत्वपूर्ण होती हैं? ये भी अच्छा पॉइंट है। देखिए, एनसीईएफ 2005 में बच्चों की गलतियाँ इसलिए महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि ये समाधान को पहचानने में सहायता करती हैं। गलतियाँ होंगी तभी तो सीखेंगे आप, ठीक है ना। तो गलतियाँ होंगी तभी सीखेंगे। और अक्सर जो पहली बार में जीत हासिल कर लेता है वो जीत का अच्छा स्वाद नहीं चख पाता है।
जो दूसरी या तीसरी बार करता है तो वो अच्छे तरीके से समझता है, वो परिश्रम, वो परिस्थितियाँ सब कुछ समझता है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट बार में किसी को क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए, सबको ही होए, लेकिन जो द्वितीय और तृतीय बार में जो मज़ा आता है ना वो अवश्य हो, क्योंकि उसका चीज़ लोग समझते हैं, उसकी एबिलिटी समझते हैं, उसको प्राथमिकता देते हैं। शिक्षा बिना बोझ के जो एनसीएफ 2005 का प्रमुख शोध होता है, इसका अर्थ क्या होता है? तो शिक्षा बिना बोझ के एनसीएफ 2005 का प्रमुख शोध होता है कि पाठचर्या के बोझ को कम करना होता है। अब आपको समझ में आ गया कि शिक्षा बिना बोझ के फार्मूला क्यों लाया गया है, ताकि जो पाठचर्या का बोझ है उसको कम किया जा सके। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। एनसीएफ 2005 क्या सिफारिश करता है कि जो प्राथमिक प्राइमरी स्तर है वह गणित शिक्षा का केंद्र कैसा होना चाहिए? कक्षा में पढ़ाए गए नए टॉपिक्स को विद्यार्थी बालक बालिका के दैनिक जीवन से जोड़ना, यानी गणित को पढ़ाना तो उनके जो दैनिक चीज़ें में होती हैं उन सामग्री को इस्तेमाल करना, उन चीज़ों को इस्तेमाल करना, उन संख्या को इस्तेमाल करना और उदाहरण के तौर पर वही चीज़ें बताना जो बच्चे डेली देखते हैं, सुनते हैं, करते आ रहे हैं। दैनिक जीवन जोड़ना मतलब। अगला, एनसीएफ 2005 में गणित शिक्षण के बारे में बताया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुगमता और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी का मतलब क्या होता है? तो जो शिक्षण महत्वाकांक्षी दिया गया है, तो यहाँ पर महत्वाकांक्षी का जो मतलब होता है कि गणित के उच्च उद्देश्य की प्राप्ति या गणित के उच्च लक्ष्य की प्राप्ति। सभी लोग समझते जाइएगा, यहीं से प्रश्न बनेगा, यहीं से क्रिएट होगा। ये बन गए तो एनसीएफ आपका पार हो जाएगा। एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति का मतलब क्या होता है? गणित की लंबी आकृति एक शब्द आएगा एनसीएफ 2005 में, जब आप पढ़ेंगे, इसकी थ्योरी पढ़ेंगे तो थ्योरी का पूरा निचोड़ लेकर आएंगे। तो एनसीएफ 2005 में गणित की जो लंबी आकृति का मतलब होता है एकता संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, यानी एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, ये होगा एकता। मुझे लगता है मिसप्रिंट हुआ है। एक संकल्पना पर जो है दूसरी संकल्पना बनाना ही गणित की लंबी आकृति का मतलब होता है। एनसीएफ 2005 किस पर बल देती है? तो सभी लोग जानते हैं, कई बार रिपीट हुआ है, लगभग हर शिक्षक भर्ती में पूछा जा चुका है कि एनसीएफ 2005 करके सीखने पर बल देती है, इसलिए हम भी करते हैं। आप करके दिखाइए, लोगों की बातों पे मत आइए, आप करके दिखा दीजिए, लोगों की बात अपने आप चुप हो जाएगी, शांत हो जाएंगे। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या होता है? अब देखिए, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को भी सम्मानित, कला शिक्षा के बारे में बताया गया, विचार किया गया। इसको विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या था कला शिक्षा को? इसलिए ताकि सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना एवं छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना था। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय जोड़ने का उद्देश्य है कि सांस्कृतिक जो विरासत है उसकी प्रशंसा करें, साथ ही साथ छात्रों बालक बालिका के व्यक्तित्व मानसिक स्वास्थ्य को भी विकसित करना है। अगला कि एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया। क्या महत्व दिया गया है? एनसीएफ 2005 में आपके गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत बालकों के लिए संरचित अनुभव और पाठ्यक्रम सुधार का महत्व दिया गया। क्या दिया गया है? बालकों के लिए संरचित अनुभव और पाठ्यक्रम सुधार का ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न और भी आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, आइए जानते समझते हैं, आपका फीडबैक करते हैं। एनसीएफ 2005 में सामाजिक अध्ययन में कौन से मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई? एनसीएफ 2005 में सोशल साइंस में जिन मुद्दों में शामिल करने की अनुशंसा की गई है, सभी स्तर के बालक बालिका विद्यार्थी छात्र छात्राएं लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को अनुशंसा की गई। सामाजिक अध्ययन। अगला, एनसीएफ 2005 की 5 मार्गदर्शक सिद्धांत कौन कौन से? जी हाँ, एनसीएफ 2005 के, अब पूछ लिया जाए यहाँ पे कि एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांत कितने हैं या कौन कौन है, इनमें से कौन मार्गदर्शक सिद्धांत हैं या इनमें से कौन मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है, कई प्रकार से बन सकते हैं। तो एनसीएफ 2005 के 5 जो मार्गदर्शक सिद्धांत हैं वह आपका है ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त होना, यानी रटने की प्रणाली से मुक्त होना, समझने पर आना, पाठचर्या का इस तरह का समर्थन होगी कि वह बच्चों के चहुमुखी विकास मुहैया कराए। इसके साथ साथ परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा के गतिविधियों से जोड़ना। और 5वां है एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिससे प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो। तो ये 5 मार्गदर्शक सिद्धांत है एनसीएफ 2005 के, याद रखिएगा।
अगला जो प्रश्न दिया गया है कि राष्ट्रीय परिचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों की प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम कैसा होना चाहिए। तो मैं कई बार बता चुका हूं कि प्राथमिक भाषा में बच्चा जो घर की भाषा होती वही भाषा को प्रमुखता दी जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों को सिखाना है तो कहीं ना कहीं उसी की भाषा में सिखाना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे बच्चा अपने आप समझ जाता है जैसे बड़ा होता है। यानी राष्ट्रीय परिचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, घर की भाषा होनी चाहिए। अगला प्रश्न या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। अगला है राष्ट्रीय परिचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए। अब आप खुद स्वयं बताइए, खुद आपको बताना है कि एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए बताया जा रहा है कि क्योंकि पिछले ही पेपर में आया हुआ प्रस्ताव तो रिपीट हो सकता है। तो एक उत्प्रेरक के रूप में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि राष्ट्रीय परिचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका क्या होता है। तो बच्चों के आकलन का सही तरीका होता है दैनिक गतिविधियां, याद रखें। इसके बाद अगला कि कला विषय को स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर शामिल किए जाने पर बल देना चाहिए। अब सोचिए आप, अगर कला विषय को स्कूली शिक्षा के स्तर पर शामिल किया जाना तो किस पर बल देंगे। प्राथमिक स्तर, पूर्व प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर। यानी प्राथमिक स्तर उसमें शब्द जुड़ा होगा, चाहे प्राथमिक है, चाहे पूर्व है, चाहे उच्च प्राथमिक स्तर है। इन तीनों स्तरों पर जो है कला विषय को स्कूली शिक्षा के स्तर पर शामिल किए जाने पर बल देना ही एनसीएफ 2005 पे ये बात की गई है। अगला भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में किस अध्यापन की बात करनी जो है निरर्थक होती है। तो जब भीड़ भाड़ होगा, बहुत भीड़ भाड़ होगा, भीड़ भाड़ वाली कक्षा होगी, तो उस कक्षा में अगर आप अध्यापन संबंधी अगर सृजनशीलता की बात करते तो वह निरर्थक हो जाएगा, क्योंकि भीड़ भाड़ है। तो समझ गए सभी लोग, भीड़ भाड़ का मतलब सृजनशीलता की बात निरर्थक। किसका कहना है, एनसीएफ 2005। राष्ट्रीय परिचर्या की रूपरेखा 2005 किस सूझ के आधार पर परिचर्या के बोझ को कम करने पर बल देते हैं। एनसीएफ 2005 किस सूझ के आधार पर राष्ट्रीय परिचर्या को बोझ को कम करने पर बल देती है। अब स्वयं सोचिए, किसी भी बोझ कम करने का बल क्यों दिया गया है। भाई रीजन भी बताना पड़ता, ध्यान रखिएगा, कोई चीज़ नियम फार्मूला तो उसका रीजन बताना पड़ता है, ठीक है ना। तो क्यों किया गया है, ताकि शिक्षा बिना बोझ के हो सके। इसलिए एनसीएफ 2005 जो है शिक्षा बिना बोझ के सूझ के आधार पर परिचर्या को बोझ कम करने का बल दिया गया है। राष्ट्रीय परिचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य कैसा होना चाहिए। तो राष्ट्रीय परिचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का जो लक्ष्य होना चाहिए, अमूर्त चिंतन का निर्माण करना, तार्किक ढंग से सोचना, संचालित करने की योग्यता का विकास करना। 3 पॉइंट याद रखें, अमूर्त चिंतन का विकास, तार्किक ढंग से सोचना और संचालित करने की योग्यता विकसित करना। इसके साथ ही दोस्तों अगला प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1, कक्षा 2 के विद्यार्थियों बालक बालिका के लिए मूल्यांकन का तरीका कैसा होगा। अब आप स्वयं सोचिए, आपकी नियुक्ति हो चुकी है, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बन गए हैं, आप जो है कक्षा 1 और 2 के अध्यापक अध्यापिका बने हुए हैं। तो इन एनसीएफ 2005 के संस्तुतियों के अनुसार मूल्यांकन का तरीका कैसा होगा आपके लिए विद्यार्थी बालक बालिका। तो मूल्यांकन का तरीका परीक्षण के आधार पर होगा। किस आधार पर, परीक्षण के आधार पर। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का परिणाम क्या निकला है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का परिणाम है कि राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 आई। इसके बाद फिर आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हुई, जो कि लागू 2022 में हुई। आई 2020 में है लेकिन लागू 2022 में हुई, ये ध्यान रखें। तो नाटक विधि में रुचि लेते हैं, जो नाटक विधि होती है उसमें किस प्रकार के बच्चे रुचि लेते हैं। तो प्राथमिक स्तर के बच्चे, छात्र बालक बालिकाएं नाटक विधि में रुचि लेते हैं, क्योंकि उनको इंटरेस्ट होता है, उनको कैसे होता है कि अब आगे क्या होगा, ऐसा होगा। तो बच्चे थोड़ा क्रिएटिव सोच होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बच्चे सोचते हैं कि ये ऐसा होता है, वो करते भी हैं। यदि आप कक्षा में रामायण प्रकरण पढ़ाना चाहते हैं तो कौन सी विधि को श्रेष्ठ मानेंगे। तो रामायण प्रकरण पढ़ाने के लिए कहानी विधि होती। अक्सर आप देखते होंगे जो बच्चे होते हैं प्राथमिक स्तर के, या कह सकते हो छोटे बच्चे होते हैं, वो अक्सर देखते हो कोई गाड़ी वाहन चलाते तो अपने मुख से स्वयं आवाज़ निकालते हैं। ट्रैक्टर चलाएंगे तो ठक ठक करेंगे, यानी छोटा ही रहेगा, खिलौना ही रहेगा, लेकिन वो प्रतिक्रिया देते हैं कि ऐसा चलता है। वो स्वयं करके देखते हैं, गाड़ी चलेगी पी पी फार, ऐसे खुद मुख से निकालेंगे। तो ये चीज़ें होती हैं, तो रुचि बच्चे लेते हैं।
और प्रतिक्रिया भी करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे महत्वपूर्ण लाभ होता है वह किस पर होता है। तो अगर पढ़ाते समय बच्चों को आप चित्र दिखाते हैं तो पाठ को समझाने में सहायता मिलती है चित्र के माध्यम से, क्योंकि आप प्राइमरी के बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। अगला, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली की ओर संकेत करता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो देखा जाए पाठचर्या जो शब्दावली होती है ये किस ओर संकेत करती है। तो यह विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें प्रतिदिन अनुभव प्राप्त होता है इन शब्दावली की ओर यह संकेत करती है। सभी लोग समझते जाइएगा, फीडबैक करते जाइएगा। कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, ये धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तो सभी लोग समझते हैं ये बेचैनी जो सफलता प्राप्त करने की है, जिसकी भूख है वही समझ सकता है और वही मेहनत करता है, वही अव्वल आता है, ध्यान रखिएगा। एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया है कि जिसमें सूचना को क्या मानने से बचा जाए। तो सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। ये इंपॉर्टेंट है, रिपीट हुआ प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, रिमाइंड करिएगा, इससे प्रश्न रिलेटेड पूछा जाएगा। एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र कैसा होना चाहिए। तो एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि गणित की शिक्षा का केंद्र जो है कक्षा में पढ़ाए गए टॉपिक को विद्यार्थी बालक बालिका के दैनिक जीवन से जोड़ना। तो इस रूप में भी आपका प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होता है कक्षा में जो पढ़ाए गए टॉपिक्स होते हैं, बिंदु होते हैं, उनको विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ना। ठीक है, दो तीन प्रश्न और बचे हुए हैं, कंप्लीट करते हैं इस सेशन को। अगला प्रश्न साथियों के एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति का मतलब क्या है। तो ये भी हम आपको बता चुके हैं, गणित की लंबी आकृति मतलब एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना ही लंबी आकृति का मतलब होता है। अगला जो प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां क्यों महत्वपूर्ण होती हैं। इसलिए महत्वपूर्ण होती है कि ये समाधान को पहचानने में सहायता करती हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला, विद्यालय शिक्षा का अब तक नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज कौन सा है। तो विद्यालय शिक्षा का अब तक सबसे जो नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है वह एनसीएफ 2005 है। तो आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। ये जो हमने 25 क्वेश्चन किया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और ये 25 क्वेश्चन आपके वाकई में 5 नंबर पक्का करेंगे, इसलिए सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। सभी अपने टीटी फैमिली को शेयर कीजिए क्योंकि आपका अपना टीटी फैमिली है। बाकी सभी प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस पेपर चल रहे हैं, नीचे वीडियो के नीचे देखेंगे, मोर में जाएंगे तो सारे प्रैक्टिस सेट सारे इंपॉर्टेंट क्लासेज मिल जाएंगे। समय बहुत कम है तो सभी लोग प्रिपरेशन को मजबूत किया। जिनको भी हमारी टॉपर नोट्स चाहिए, टॉपर नोट्स भी आप प्राप्त कर सकते हैं 9630689598। इसमें व्हाट्सअप मैसेज करना है, सभी लोग कॉल कर देते हैं, कॉल करने से नोट्स नहीं मिलेगी, ठीक है, याद रखिएगा। तो आपको केवल व्हाट्सएप मैसेज करना है। कैसे मिलेगी, किस प्रकार से मिलेगी, जैसे मैसेज करेंगे पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। वो डिटेल का फॉलो करेंगे तो आपको जो है टॉपर नोट्स प्राप्त हो जाएगी, ताकि आप कम समय में ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सकें, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें और एग्जाम को क्वालिफाइड कर पाएँ। तो धन्यवाद सभी का, मिलते हैं आपके अगले सेशन, अगले क्लास, अगले प्रैक्टिस।